और हमारे साथ मौजूद है श्री जसविंदर सिंह जी, श्रीमती सुश्री नवीन गहलोत जी, क्योंकि निवेश का विश्वास है विकास की सबसे बड़ी ताकत होता है। और ये पैनल चर्चा केंद्रित है नीतियों पर, सुरक्षा पर और निवेश के उस भरोसे पर जो गुजरात को निवेशकों की पहली पसंद बनाता है, यानी इन्वेस्टमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे गुजरात के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। बहुत शुक्रिया श्री जसविंदर सिंह जी, श्रीमती सुश्री नवीन गहलोत जी, रिपब्लिक भारत पर आने के लिए और इन्वेस्टमेंट पर बातचीत करने के लिए। विवेक ओवर टू। बहुत बहुत धन्यवाद पलक। कहते हैं जो हमारे सेशन का नाम है कि निवेश का विश्वास और विकास की सबसे बड़ी ताकत, ये दो चीज़ें अगर मिल जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि हम भारत में रह के बातचीत कर रहे हैं, तो भारत देश की अर्थव्यवस्था को एक उचित रीढ़ और एक रफ्तार दे सकते हैं। तो उसी से जुड़ी हम बातचीत करेंगे जसविंदर जी से और नवीन जी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो इस बात की, जिस शब्द की चर्चा सबसे ज़्यादा है और वो मतलब आने वाले समय में भी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान है उसका निवेश का, उससे जुड़ा मेरा पहला सवाल जसविंदर सर आपसे रहेगा कि रियल एस्टेट और स्मार्ट सिटी निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद राज्य गुजरात बन चुका है। ये एक अवधारणा है जो बहुत पहले से मानी जा रही है, ये एक बेंचमार्क इसने तो सेट कर दिया है। निवेशकों के नज़रिए से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं, वो गुजरात को कैसे देखें और कैसे देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रिपब्लिक भारत का कि हमें इस मंच में इनवाइट किया गया। थैंक यू विवेक जी। सर देखिए, नज़रिया जो है ना निवेशक का, उसका देखो मेन जो दो कारण हैं इन्वेस्ट करने के, वो क्या होते हैं कि उसका जो पैसा लगे वो सुरक्षित हो, एंड जो पैसा उसका लगाया हुआ है इन्वेस्टमेंट में जो किया उसने वो बढ़ता रहे। तो गुजरात इस बात को प्रूव कर चुका है पहले ही, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में ऑलरेडी है। जैसे गिफ्ट सिटी का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो गिफ्ट सिटी एक अनाउंस हुई थी, उसके बाद बनाई गई और वहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा है अपनी ग्रोथ में, जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की है। और दूसरा क्या है कि एक गलियारा बन रहा है, इंडस्ट्रियल गलियारा जिसको हम बोलते हैं DMIC, तो वो उसका मेजर हिस्सा जो है वो गुजरात से होता हुआ गुजर रहा है। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे लैंड एप्रिशिएशन होता ही होता है और आपका पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, तो रिस्क जो है वो इन्वेस्टर का वो बहुत कम हो जाता है। एंड गिफ्ट सिटी के साथ साथ अब जो आने वाला एक बहुत ही ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो अनाउंस की थी अपने मोदी जी ने, एंड उसका भी निर्माण शुरू हो चुका है। तो जहाँ पे ऐसी हाईटेक सिटी आ रही है जहाँ पे सब कुछ डिग फ्री एंड हाईटेक सब कुछ रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो निवेशकों को अट्रैक्ट करेगा। और पूरे जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम पूरे विश्व में, अगर मैं बात करूँ दुबई से भी हम इन्वेस्टमेंट आ रही हैं गुजरात को लेके, जर्मनी से आ रही हैं, US से आ रही हैं, हम दिल्ली NCR से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो गुजरात ऑलरेडी बहुत बढ़िया एक फेवरेबल जगह बन चुका है निवेशकों का। तो मैं उनके नज़रिए से ये बोलूँगा कि जैसे हमें अट्रैक्ट हुए गुजरात की तरफ, क्योंकि आज से अगर बात करें कुछ सालों पहले गुजरात हमारे लिए एक टूरिस्ट प्लेस था, लेकिन आज हमारी कर्म भूमि बन चुका है। तो जैसे हम अट्रैक्ट हुए हैं तो वैसे ही निवेशक भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, जो बड़े बड़े आ रहे हैं निवेश। आप स्मार्ट सिटी की ओर भी इशारा कर रहे हैं? यस बिल्कुल सर, दोबारा स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, पूरे वर्ल्ड से आ रही है। पूरे वर्ल्ड से स्मार्ट सिटी के लिए स्टेट में भी काफ़ी आ रही है। तो ये आने वाले दिनों में इसका असर और बड़ा दिखने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ रहा है दिन ब दिन। मैम, सर ने जो बात कही स्मार्ट सिटी को लेकर, तो मेरा आपसे ये जानना है कि स्मार्ट सिटी को आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखती हैं या फिर इसका बहुत लंबा प्रभाव आप देख रही हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट को मैं बिल्कुल सीधे तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक वेल्थ क्रिएशन का जरिया मानती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शॉर्ट टर्म में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा या शॉर्ट टर्म में आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, आपको डेफिनेटली मिलेंगी। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक डिसेंट अप्रिसिएशन लेके आप उसमें आराम से एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म को मैं क्यों फेवर करना चाहती हूँ, उसके कुछ पॉइंट्स हैं और वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके डिस्कस करते हैं। क्योंकि स्मार्ट सिटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन प्रोजेक्ट है। वहाँ पर ऐसा अब स्मार्ट सिटी जहाँ आएगी वहाँ पर स्मार्ट रोड्स भी आएंगे, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ भी आएंगी, मेट्रो भी आएगी, आपका एक्सप्रेसवेज हैं या फिर आपका एयरपोर्ट है, वो सब भी आएगा। और वो सब विवेक एक दिन में या रातों रात नहीं बन जाता।
उसके लिए टाइम लगता है, मे बी 10, 15, 20 ईयर्स उतना टाइम लगेगा। और जैसे जैसे वो स्मार्ट सिटी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका जो आपका निवेश है, वो जो आपने पूंजी वहाँ पर लगाई है, वो भी स्थायी रूप से सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करेगी। दूसरी बात, मैं क्यों लॉन्ग टर्म में वो करना चाहती हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बिल्डर आया, कोई प्राइवेट बिल्डर आया, उसने अपनी बिल्डिंग बनाई और अपना प्रोजेक्ट बेच के निकल गए, ठीक है, ये आप उसको एक शॉर्ट टर्म में आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी में एक पूरा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे आपकी वो स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी लोकल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। इनका एक लॉन्ग टर्म विज़न है, इनका एक होराइज़न है और इनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं जो ये फुलफ़िल करेंगे ही करेंगे, और इनकी स्टेबल पॉलिसीज़ भी हैं। तो जहाँ पर गवर्नमेंट का कमिटमेंट होगा तो आपको अपने निवेश के लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक चीज़ को और हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टर्स की वजह से एप्रिसिएशन नहीं देगा, एंड यूज़र्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और एंड यूज़र कब आएगा कि स्मार्ट सिटी बननी चालू हो गई है एकदम से एंड यूज़र आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, आपकी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आएंगे, कंपनीज़ आएंगी, तब आपका एंड यूज़र उसमें मूव इन करेगा। और जब एंड यूज़र मूव इन करेगा तो उसमें जो एप्रिसिएशन आएगी वो बहुत ही सस्टेनेबल होगी, स्ट्रैटेजिक होगी। वो ऐसा शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा फिर भी एक तरीके से स्पेक्यूलेशंस हो जाती हैं, और वो स्पेक्यूलेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, उसमें एक बबल भी बन सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है, और आपकी वो पूंजी को बिल्कुल सेफ, सिक्योर और स्ट्रैटेजिक तरीके से बढ़ावा देंगी, और आप अपना निवेश को आप मल्टीफोल्ड ग्रोथ वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे नज़रिए में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा एक बेस्ट विकल्प है, क्योंकि ये कोई क्रिप्टो या कोई फैड स्कीम्स नहीं है कि आपने पैसा डाला, आपने डबल किया और आप निकल लिए। लॉन्ग टर्म रियल स्टेट में आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो गुजरात है या फिर और भी कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना आप होल्ड करेंगे, जितना आप सस्टेन करेंगे, जितना आप अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर डाल के रखेंगे, पेशेंस से रहेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर तो रहेगी और आप उसमें अच्छी आप एप्रिसिएशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो कहते हैं 10 दिन में पैसा डबल, वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ये सब पूंजी फेमस स्कीम्स हैं। तो नहीं है। ये सब पूंजी स्कीम्स हैं, मैं तो इनमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। रियल एस्टेट में अगर आपको रुकना है तो आप में पेशेंस भी होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट तो इतना सेफ है, क्योंकि जैसे मैंने आपके बताया कि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैसे भी सेफ ही रहेगी। बिल्कुल। अब जब सेफ्टी की बात हो रही है, आप अपने जवाब के दौरान ये भी बता रही थी कि जो नई रूल्स आ रहे हैं, एडवाइजरी आ रही है, तो सर इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था। ये जो प्रोफेशनल रियल एस्टेट एडवाइजरी है, वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके निवेशक हैं, उसके फैसलों को कैसे बेहतर और सुरक्षित बना रही है, ज़रा ये बताइए। सर जैसे कि मैं भी एक प्रोफेशनल एडवाइज़र हूँ, कंसल्टेंट हूँ, एज ए कैपिटल ब्रिक्स मैं फाउंडर हूँ जी। और ये एक्चुअली हम सब की, जो भी हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि जिससे भी हम बात करें इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट में, तो उसको हम ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ दिखाएं, है ना, कि जहाँ भी हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनका कितना बजट है, पहली बात तो कितना बजट वो चाह रहे हैं अपना, और कितना विजन है उनका कि वो कितना वेट कर सकते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो उस हिसाब से उनको जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको एडवाइस करें। एंड जो भी हम लैंड या प्लॉट या जो भी फ्लैट्स उनको हम ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि लीगैलिटी वाइज कितना सिक्योर है ना, डॉक्यूमेंट वाइज कितना ट्रांसपेरेंट है, ये सब हमने सब कुछ देखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है हमारी। एंड सबसे मेन बात सर, अकॉर्डिंग टू देयर बजट, है ना, उनका बजट 50 लाख का है, हम उनको 2 करोड़ की चीज़ ना बताएं, ना समझाएं, ना वो ले सकते हैं, ना हम दे पाएंगे। तो यही है कि सिक्योर रखें उनको हम, उनका पैसा बढ़ता रहे, दिन ब दिन बढ़ता रहे, प्लस कल को जब उनको वो चीज़ यूज़ भी करनी हो तो यूज़ भी कर पाएँ। तो ऐसा हम उनको एक ऑफ़र करना चाहिए। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे लोग काम कर रहे हैं, कि ऐसा हमको एडवाइस करें और उनको सही चीज़ प्रोवाइड करें, ताकि कल को उनको कोई नुकसान भी ना झेलना पड़े। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें, मान लीजिए कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, निवेशक हूँ, मुझे अपने पैसे लगाने हैं, तो शुरुआती मतलब जो प्रथम दृष्टया बात कीजिए कि शुरू में
एक नज़र में मैं क्या देखूं और क्या देख के ये फैसला करूं कि नहीं मुझे यहाँ पैसे लगाने हैं, यहाँ पैसे डालने हैं? सर शुरुआत में देखिए हर तरह का इन्वेस्टर होता है। कुछ लोगों को खेत समझ आते हैं, ठीक है, कि भैया यहाँ तो खेत है अभी, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है, तो लेकिन लॉन्ग विजन में बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो कुछ लोग उस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कुछ लोग जो देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अगर आप दुबई जाएंगे यार, तो लगेगा यार दुबई यार कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे तो एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ। तो हर तरह के इन्वेस्टर हैं, हमें इन्वेस्टर के हिसाब से या इन्वेस्टर को भी देख के हिसाब से कि मुझे किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे किस तरह का एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे रिटर्न चाहिए नहीं चाहिए, मुझे एंड यूज़ करना है उसका, तो उस हिसाब से वो देख के वो जगह को फाइनल करते हैं। ये बातें हैं। हाँ जी। मैम, गुजरात का जो गवर्नेंस मॉडल और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो रियल एस्टेट सेक्टर्स को कैसे गति दे रहा है, इसके बारे में आप ज़रा बताइए। देखिए, क्योंकि मैं थोड़ी और से अपने सवाल को कर देता हूँ एलेबोरेट, क्योंकि आमतौर पर हम कोई भी छोटा कारोबार या बिजनेस या छोटी शॉप खोल रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हम कहाँ खोल रहे हैं। पता चले हम एक छोटी सी दुकान किसी गली मोहल्ले में लेते हैं, वहाँ हुड़दंगी होते हैं, वो लूट के लेके चले जाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वहाँ पर वैसी परिस्थितियाँ बने, वैसा इकोसिस्टम हो। तो आपको इसको गुजरात के परिप्रेक्ष्य में मुझे बताना है। देखिए विवेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गुजरात का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रियल स्टेट को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा कर रहा है। वो कैसे कर रहा है कि यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। इसमें आपको एक क्लियरेंस के लिए आपको बार बार और सब जगह भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑन टाइम क्लियरेंस मिलेगी। ऑन टाइम क्लियरेंस मिलने से आपका टाइम सेव होगा, टाइम सेव होने से आपका एग्जीक्यूशन और फास्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन फास्ट होगा तो जो भी डेवलपर्स हैं वो ऑन टाइम डिलीवरी दे पाएंगे कस्टमर्स को, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। ऑन टाइम डिलीवरी मिलेगी तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी उसमें बढ़ेगा उसके लिए, क्योंकि जो आपने कमिट किया कि आप इस टाइम पर आप डिलीवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो ऑन टाइम डिलीवरी होगी तो इन्वेस्टर तो वैसे खुश हो जाएगा कि हाँ जो कमिटमेंट हुई है वो फुलफिल हो रही हैं। तो एक ये सिंगल विंडो क्लियरेंस का इसमें बहुत अहम भूमिका है, और ये किस लिए? ईज़ ऑफ बिजनेस की वजह से। सेकंड इसमें है आपका ट्रांसपेरेंट लैंड सिस्टम। जो गुजरात में सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको अपनी अगर आप कोई लैंड परचेज करते हैं, उसकी अगर आपको रजिस्ट्री करवानी है, आप ऑनलाइन उसमें रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और उसमें आपको लैंड की बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर होता है कि आप अगर फार्मर से लैंड खरीद रहे हैं तो आपको वो एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर उसको NA क्लियर आपको करवाना पड़ेगा। आपको उसका टाइटल क्लियर करवाना पड़ेगा कि आप इसको लैंड को अगर ले रहे हैं तो किस यूज़ से आप लेना चाह रहे हैं। आप इसमें रेजिडेंशियल करेंगे, आप इसको कमर्शियल की तरह यूज़ करेंगे, या आप इसको इंडस्ट्रियल की तरह यूज़ करेंगे, तो वो भी इसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको NOC उसके लिए, आपको जो भी आप लैंड परचेस कर रहे हैं उसकी NOC लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक है और ट्रांसपेरेंट है और सब कुछ मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है। तीसरी बात, इसको कैसे ये रियल स्टेट में सपोर्ट कर रहा है, उसको कैसे गति प्रदान करेगा कि यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही स्टेबल पॉलिसीज़ हैं, बिजनेस प्रो पॉलिसीज़ हैं। जैसे कि चाहे आप गिफ्ट सिटी की बात कर रही है गांधीनगर में, या फिर आप धुलेरा SIR की बात कर लीजिए। SIR जैसे कि इसमें एक एक्ट लगा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, कि जो कि आपको इंश्योर करेगा कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो आपकी बहुत ऐसे फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होंगी कि आज ये पॉलिसी आ गई, वो कल वो पॉलिसी आ गई। तो वो आपकी एक बिजनेस को बहुत इजी कर देता है उस मॉडल को, कि आपकी पॉलिसी स्टेबल हैं तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, जो भी उसमें कैपिटलिस्ट आ रहे हैं, तो वो सिक्योर फील करेंगे अपने आप को। और इसमें आपका ये कह लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट अप्रोच है। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट अप्रोच में ऐसे, जैसे अभी मैडम ने बताया था कि गुड़गांव है, जैसे वहाँ पर पानी भर जाता है, ये सब हो जाता है। गुजरात में जो ये हम खबरें चलाते चलाते थक जाते हैं, वहाँ पानी भरते भरते नहीं थकता। हाँ, क्योंकि वो हर सीजन में कुछ गाड़ियाँ डूब जाती हैं, ट्रक पलट जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये बड़ी समस्या है कि प्लानिंग कैसे की गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है विवेक आपने, क्योंकि इसमें क्या है कि वहाँ पर पहले शहर बसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बन रहा है,
और यहाँ पर ये कैसे इसको डिफरेंट करता है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले है। आप देखिए कि अगर धुलेरा SIR बन रहा है तो पहले एक्सप्रेसवे ऑलरेडी तैयार है, DMIC जो दिल्ली मेट्रो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो ऑलरेडी रेडी है, मेट्रो प्लान है, एयरपोर्ट का 80% काम वहाँ पर हो चुका है और आपका पोर्ट रेडी है। तो इस तरीके से पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं, तो वो आपको ऑब्वियसली इसको बहुत सपोर्ट करेंगी आपकी रियल स्टेट, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आएंगी, जहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, वहाँ पर रियल स्टेट की को तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स इसको सपोर्ट करते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रियल स्टेट को, आप गुजरात के रियल स्टेट को, शहरीकरण को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बहुत शानदार आपने एलिब्रेट किया मैम। जब हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, नए इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, और उसके पर्याय हैं हमारे युवा। तो जो युवा इन्वेस्टर्स हैं जो गुजरात में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टी में भी करना चाहते हैं निवेश इन्वेस्ट, तो आप युवा इन्वेस्टर्स के निवेश करने के अवसर को कैसे देखते हैं इसमें? सर जो युवा है वो भारत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पिलर है, और जैसे कि मैंने सुबह भी सुना और है भी कि मोस्टली इंडिया में युवा की पॉपुलेशन ज़्यादा है अपने यहाँ पे, इंडिया जो इस बात में थोड़ा फॉर्चुनेट है। तो लेकिन थोड़ा सा ये मामला ख़राब भी है कि युवा जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर नहीं पाता या करता नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे युवा है उसके जो इनकम है और उनके स्पेंडिंग्स है वो ज़्यादा है, इनकम कम है, तो सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, तो उस वजह से प्रॉपर्टी वो सोचते भी नहीं है। एक्चुअली ड्रीम तो है उनका, सपना होता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, बट वो दे कांट। उसमें यही होता है कि बजट नहीं है उतना उनका इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉपर्टी का। बट गुजरात में धुलेरा स्मार्ट सिटी ने एक ऑप्शन दिया है जो कि युवा के लिए ही है एक्चुअली, और युवा डरता भी है थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे जो लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो नॉर्मली 35 एंड अबव है, 25 से 35 से बहुत लोग कम है। वो इसी वजह से ही हैं, एक तो डरते भी हैं, वो रिस्की भी लगता है उनको, और दूसरा उनके पास इतना बजट नहीं होता है। तो वो उनके पास जो पैसे बचते हैं, जो होते हैं, वो प्रॉपर्टी की जगह शेयर मार्केट में चले जाते हैं या फिर क्रिप्टो में ऐसी जगह गलत जगह में चले जाते हैं, तो वो उसमें पैसा लगा देते हैं, प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हैं। बट मैं सच में बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है हमें कि मैं भी जब गुजरात में धुलेरा में काम कर रहा हूँ, तो धुलेरा में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए कि आप कम बजट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने पैसे को बढ़ता हुआ दे सकते हैं, मतलब 20 गुना 30 गुना भी आपका पैसा हो सकता है। और फर्स्ट टाइम यूज़र और युवा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है सर, तो हमारा देश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरे ख्याल से। और स्ट्रॉन्ग होने के लिए उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ऐसे ऑप्शन सिर्फ मुझे लगता है कि गुजरात में ही है इंडिया में, और कहीं ऐसा ऑप्शन है नहीं। और युवा तो जान है मतलब देश की हमारे, और मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि युवा लोग जो आएँ आगे बढ़ें और इन्वेस्टमेंट करें। गुजरात में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ऐसा अक्सर गुजरात में ही लग रहा है मुझे कि जो ऑप्शंस मिल रहे हैं। सर आपके जवाब में मुझे थोड़ा सा विरोधाभास नज़र आ रहा है, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपने जवाब की शुरुआत में ये कहा कि युवाओं के पास इतनी बचत नहीं हो पाती, जो जायज़ है, हम देखते हैं, लेकिन आप एक और ये भी कह रहे हैं कि वो आके निवेश करें, और क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में पहले से हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप युवाओं को वो सूत्र बताएं कि कैसे कर सकते हैं। सर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, हम 2011 से इंडस्ट्री में हैं, और जहाँ पे हम काम करते हैं दिल्ली NCR में, वहाँ पे आपको पता है वो अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 1 CR तो चाहिए। तो 1 CR के लिए युवाओं के लिए थोड़ा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है कि डेट में, वो स्ट्रगलर है, संघर्ष कर रहा है। तो लेकिन जब से हम धुलेरा कर रहे हैं, हम गुजरात में आए हैं और धुलेरा स्टार्ट किया है हमने, तो धुलेरा में ऑप्शंस हैं जिसमें आप 20 लाख 30 लाख से भी अपनी ज़मीन ले सकते हैं। SIR के बाहर, SIR के अंदर, दोनों जगह ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो एक्चुअली अवेयर नहीं है, हमारा काम क्या है, उनको अवेयर कर रहे हैं जी। दिल्ली NCR में वी आर एवरी वीक वी आर गिविंग अवेयरनेस प्रोग्राम, हम प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम बताते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि यार आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं। आप छोड़िए शेयर मार्केट, आप छोड़िए जुआ खेलना, छोड़िए आप जो ऐप्स बताई थी सर ने कि ऐप आती हैं आजकल सट्टे वट्टे वाली, वो छोड़िए, आप इन्वेस्टमेंट में आइए, प्रॉपर्टी पे आइए। तो हम उनको अवेयरनेस कर रहे हैं, दे रहे हैं, और काफ़ी लोग इस पर हमारे इंटरेस्टेड भी हुए हैं, लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करी है। और मैं आपको बताऊं कि हम अगर जितना भी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं, तो उसमें 40% हिस्सा युवा का भी है, बढ़ रहा है, और ये बहुत और बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। सर एक मैं और बात जानना चाहूँगा कि कैसे, मतलब अगर युवा आपको सुन रहा हो तो उसके दिमाग में एक अंदाज़ा चाहिए होगा कि चलो ठीक है, मुझे
सिंह साहब ने कह दिया कि चलो आप सट्टेबाजी में पैसे मत लगाओ, गलत आते हैं, क्रिप्टो में मत लगाओ, शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, मत लगाओ। लेकिन कितने पैसे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकता हूँ इसमें? सर मात्र 20 लाख रुपए से आप कर सकते हैं। 20 लाख रुपए शुरू कर बिल्कुल सकते शुरुआत, क्योंकि सर अभी ना जो धुलेरा ऐसा ही है ना उसका भी शुरुआत है हैं जी। और शुरुआत में भी थोड़ा रेट प्राइसेस कम भी हैं, अभी टिकट साइज़ कम भी है। अगर बात करूँ मैं आज से 25 साल पहले गुड़गांव की बात करूँगा तो वहाँ प्राइस क्या थे, पहले बहुत कम प्राइस थे। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम पे आज उनके 50 गुना हो चुके हैं। तो वही सिनेरियो आज धुलेरा पे है। धुलेरा में आज जो भी आता है इन्वेस्ट करता है छोटा अमाउंट अपना, तो वो आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में वो अच्छा अमाउंट एक बन सकता है। मैम मैं ये चाहूँगा कि आप युवाओं के तो बारे में हम बात हो रहे हैं, युवा क्योंकि कॉमन जेंडर है उसमें हम महिला और पुरुषों दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि जो महिला निवेशक हैं उनके लिए आप कोई संदेश और कोई टिप्स दें। महिलाओं के को भी मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं से अच्छा कोई फाइनेंशियल प्लानर हो ही नहीं सकता। जो महिलाएं अपने घर को इतने अच्छे से प्लान करती हैं, अपना बजट प्लान करती है, कितना पैसा कहाँ पर जाएगा कहाँ पर नहीं जाएगा, तो आप सोचिए अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाती हैं अपना इसमें कि मुझे रियल एस्टेट में भी, और वो आराम से, जैसे कि सर ने बताया कि धुलेरा में टिकट साइज़ उतना बड़ा भी नहीं है, आप बहुत आराम से अपनी छोटी छोटी सेविंग करके आप उसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो एक मतलब मैं तो कहूँगी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल महिलाओं को इसमें पूरा अपना सहयोग देना चाहिए और 100% इसमें आना चाहिए उभर के। महिलाओं का भविष्य भी हम आगे जाकर देख सकते हैं निवेशक के तौर पर। बिल्कुल 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 देख सकते हैं। और जिसकी बात हो रही है देश में, इसकी चर्चा भी है 2047 की, आने वाले दिनों में हम जैसे जैसे धीरे धीरे निवेश आता जाएगा, विकसित होते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होता जाएगा, तो ये सवाल मैम मेरा आपसे है कि जब विकसित राष्ट्र बनेगा भारत, तो गुजरात के रियल एस्टेट का और शहरी विकास का कितना योगदान होगा? देखिए 2047 में जब भारत विकसित देश बनेगा तो गुजरात जो एज अ स्टेट, उसका राज्य का एक बहुत ही अहम भूमिका है। गुजरात के जो भी प्रमुख शहर हैं, चाहे वो अहमदाबाद है, वडोदरा है, सूरत है, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी है, या फिर धुलेरा SIR है, ये कोई एक सिर्फ रहने की जगह नहीं रह जाएंगी, ये एक लिव, वर्क, प्ले और एक इनोवेटिव हब के रूप में सामने आएगा। यहाँ पर रहना लोगों का एक सपना बनेगा, क्योंकि आप धुलेरा जो SIR है कि अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है यहाँ पर। मतलब एक आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो कौन इंसान यहाँ पर नहीं आके रहना चाहेगा या काम करना चाहेगा। और इसमें आपकी जो भी कि आप कह लीजिए कि जो धुलेरा SIR है या गिफ्ट सिटी है, ये एक आपको ग्लोबल गेटवेज के रूप में सामने आएंगी। ग्लोबल गेटवे मतलब धुलेरा से भारत का एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है धुलेरा भारत को। जैसे कि आज हम बड़े बड़े देशों की, जैसे कि चाहे दुबई है, शंघाई है, सिंगापुर है, उनकी हम बात करते हैं कि वो कितने एडवांस है, कितने डेवलप हैं। इसी तरीके से धुलेरा भी इसी तर्ज पे तैयार हो रहा है कि भारत में मतलब धुलेरा का एक नाम होगा, धुलेरा रिप्रेजेंट करेगा भारत को। और मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि रियल स्टेट में, गुजरात के रियल स्टेट में, धुलेरा में या फिर गुजरात के पूरे स्टेट में ज़मीन के जो है पर स्क्वायर फिट के हिसाब से नहीं, वहाँ पर रहने की क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से ज़मीन बिकेगी। लोग वहाँ पर यहाँ पर आके रहना चाहेंगे, लोग यहाँ पर आके काम करना चाहेंगे। तो जैसे आज की डेट में होता है ना कि पर स्क्वायर फिट का क्या रेट है, इन्वेस्टर जानना चाहता है। उस टाइम पर लोगों को लगेगा कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी मिल रही है कि मुझे क्वालिटी, मुझे पर स्क्वायर फिट के मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या है क्या नहीं, बस मुझे यहाँ पर रहना है। मतलब तो ये फ्यूचर है, निवेश की परिभाषा बदलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विकसित भारत में रियल स्टेट का, गुजरात के रियल स्टेट का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। दोनों में क्या अंतर है? आप दूसरे राज्यों में काम करते हैं और गुजरात में काम करते हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है। दोनों से छोटा छोटा कमेंट चाहूँगा। सर बहुत अंतर है, और इसीलिए कि हम काफ़ी सालों से गुजरात में काम कर रहे हैं।
सबसे पहले तो देखो सर, हमारा जो मेन मोटिव होता है कि हमारा जो क्लाइंट है, इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। और मैं ये मानता हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि गुजरात में वो ज़्यादा सेफ है ड्यू टू गुजरात पॉलिसीज़ एंड ऑल जितने भी गुजरात के ऑनलाइन सिस्टम है जितना, तो मेरे हिसाब से तो बाकी राज्यों से गुजरात इज़ वेरी सेफ फॉर इन्वेस्टर। और इसीलिए हम गुजरात पे फोकस भी कर रहे हैं और गुजरात में ही अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। और बाकी जगह पे बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं जो एक्सक्लूसिवली धुलेरा कर रहे हैं हम, Yes, दिल्ली we are एनसीआर से वो करके अब हम Delhi NCR सिर्फ धुलेरा में कर रहे doing हैं, only। क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ है, सिक्योर है, सस्टेनेबल है। यहाँ पर आप मतलब आप सिर्फ एप्रिसिएशन को नहीं देख सकते, आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरवशाली गुजरात में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के इस मंच पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर रिपब्लिक भारत एंड रिपब्लिक भारत टीम कि हमें इतना अच्छा मंच प्रदान किया जिसमें कि हम खुल के धोलेरा के लिए या फिर अपना गुजरात के रियल एस्टेट के बारे में बात कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद ना, थैंक यू सर।